कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। हम लोग हिस्ट्री के क्लास को देखेंगे और पूरे हिस्ट्री को क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखेंगे। बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है, मेथड होता है कि किसी भी चीज को अगर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप देखते हैं तो बिल्कुल ही सटीक जानकारी आपकी होती है। और एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, तो इसके माध्यम से पूरे हिस्ट्री को हम लोग तेजी से देखते हैं। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके बाद फिर जो मेडिवल है, मॉडर्न है, सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ऐसे हजारों क्वेश्चंस को अगर हम लोग देख जाएं तो आप विश्वास कीजिए कि 70 से 80% क्वेश्चंस यहीं से आता है, वहीं से रोटेट चीजें होती रहती है। जो नया क्वेश्चन किसी भी जीएस में बनता है वह मुश्किल से 10 से 15% मुश्किल से बनता है। बहुत 20% आप मान के चलिए, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और आपका सिलेक्शन के लिए 70% मार्क्स काफ़ी होता है, आप उसमें टॉप कर जाएंगे। आइए हम लोग डायरेक्ट अब आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, ये रिपब्लिका प्लेटफॉर्म है। रिपब्लिका के ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के। साथ ही रिपब्लिका बीपीएससी वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें आप लोग को मिलती रहे। क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हम लोग हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस को ले रहे हैं तेजी से। यह जो क्वेश्चन दिख रहा है निश्चित रूप से एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्राचीन कालीन इतिहास है उसका एक आरंभिक चैप्टर है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है। और इसमें कहा गया कि हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था। जितने भी क्वेश्चन हैं काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं न कहीं किसी एग्जाम्स में आया है या फिर यूँ कहें कि आने की संभावना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था। नालियों का निर्माण, हम लोग जानते हैं कि नालियों का निर्माण उन्हें काफी अच्छे ढंग से आता था, तो नहीं ज्ञात था। ये तो ज्ञात था, ये ज्ञात था। स्तंभों का, सड़कों का निर्माण, इसमें भी उनकी महारथी हासिल थी। स्तंभों का भी निर्माण, जो कि मकान भवन निर्माण से संबंधित सारी चीजें उनको ये था, पता था। जो मेहराब का निर्माण है इसकी जानकारी नहीं थी। ये मध्यकालीन इतिहास का, मध्यकालीन समय में ये चीज आई है। तो आपका आंसर नहीं, यानी मेहराबों का निर्माण का ज्ञान उनको नहीं था। बाकी नाली का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, स्तंभों का निर्माण है, उनका ज्ञान उन्हें था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई मोहरों पर निम्न में से किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? यहाँ पर आप फंस सकते हैं। देखिए, काफी मैं पहले बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है या फिर जहां आप फंस सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लिया गया है। किनका अंकन नहीं हुआ है हड़प्पा संस्कृति में, किन पशुओं का? तो अब देखिए कि हाथी क्या है, बाघ है, गैंडा है, गाय है। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि गाय ही है ना, क्योंकि गाय तो बहुत ही पॉपुलर जानवर रहा है प्राचीन काल से। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको कुबर वाले बैल जो होता है, कुबर वाला सांड जो होता है, जिसको गांव घर में बसा वरद भी कहते हैं, जिसकी पूजा भी होती है। इंडस वैली के टाइम में भी इसकी पूजा होती थी और अभी भी होती है बसाहा वरद के नाम पर, ठीक है। तो वह तो मिला है, लेकिन आश्चर्य की बातें हैं, यह भी मिला है, यह भी मिला है, यह भी मिला है, ठीक है, लेकिन गाय के साथ स्पष्ट रूप से नहीं है, या फिर जो पशु का अंकन के रूप में हड़प्पा संस्कृति में ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि ये तीनों है तो आपका आंसर यह हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर नहीं शब्द है, ठीक है। नहीं पर हमेशा ध्यान देंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मैं लग रहा है कि आप लोगों को एक सारी चीजें टफ नहीं लगेगी, थोड़ा सा है, ट्रिकी है, उसको समझिए आप लोग। तो कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य है, ठीक है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता अपनी सड़कों के निर्माण, नालियों के निर्माण के लिए जाना जाता है, भवन निर्माण के लिए जाना जाता है। साथ ही वह अपने व्यापार और वाणिज्य की विकसित अवस्था के लिए भी जाना जाता है, ठीक है।
बाहर के देशों के साथ भी, मेसोपोटामिया आदि के देशों के साथ भी उसमें क्या था, वाणिज्य व्यापारिक लेन देन था। तो यह भी होगा। तो बचता क्या है भाई, लोग लोहे से परिचित थे या नहीं थे? क्वेश्चन लगेगा कि लोहे से परिचित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं थे, वह एक लड़ाकू समाज नहीं था। यह लोहे का जो चीजें मुख्य रूप से दिखती है वह आर्य के आगमन के बाद की दिखती है, रथ वगैरह की चीजें बाद की चीजें दिखती है। बहुत ही शांति प्रिय थे सिंधु घाटी के लोग, तो इसलिए युद्ध जैसी चीजें वहां पर नहीं दिखती है। वाणिज्य व्यापार विकसित अवस्था में था। कोई भी जो लड़ाकू देश होता है, नॉर्थ कोरिया जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, उसका विकास नहीं होता है और जो शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता है, चाहे वह जापान हो, भारत एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो वाणिज्य व्यापार काफी विकसित अवस्था में थी और यह चीजें नहीं थी, ठीक है। युद्ध जैसी चीजें वहां पर नहीं देखने को मिलती है, लोहे की चीजें नहीं देखने को मिलती है। चीजों को आप समझ जाइए, आप भूलेंगे नहीं, याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो बनमाली और कालीबंगा से रोपर एवं कालीबंगा से आलमगीर और हड़प्पा से, लोथल और रंगपुर से। तो चूंकि फैक्चुअल है तो लोथल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक पोर्ट सिटी था, ठीक है, और वहां से बाहर चीजों को आयात निर्यात किया जाता था। साथ ही रंगपुर, तो यहां से मिला है, इसमें धान के छिलके मिले हैं। तो दोनों जगह से इसके साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल और रंगपुर। रंगपुर याद आप रखेंगे कि लोथल तो पोर्ट सिटी के कारण आप याद रखेंगे, ठीक है, वहां पर साक्ष्य मिला है। और दूसरी बात है कि रंगपुर, जैसे आप शादी ब्याह में देखेंगे कि धान को रंग दिया जाता है ना, लाल रंग से रंग दिया जाता है। तो वही चीजें हैं। धनबट्टी, धान का बंटवारा होता है, लाल रंग का होता है। तो ऐसे आप कोरिलेट कीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए इस प्रश्न के उत्तर को। याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाएगी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग इस पर आते हैं, आर्यों के आगमन, अराइवल ऑफ आर्य, और इसमें वैदिक है, उत्तर वैदिक पीरियड है, उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी हम लोग एक दूसरे पड़ाव में आ गए, इसलिए क्वेश्चन नंबर फिर 1 से आ गया। भारत में सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चंस की रहती है, इसके ध्यान से आप लोग देखेंगे। भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहां था? ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहां था? मध्य भारत था या उत्तर भारत था, क्या था? जो आर्यों लोग जो आए थे, ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। तो हम लोग जानते हैं कि एशिया माइनर से उनका आगमन हुआ है। अलग अलग थ्योरी अलग अलग चीजों को कहती है, लेकिन यह बात तय है कि आर्य जो आए थे तो उनका आगमन एशिया माइनर की तरफ से हुआ था, और इसलिए इनका जो प्रभाव क्या होगा, सिंधु घाटी के क्षेत्रों में प्रभाव होगा। वर्तमान जो पंजाब का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, उस एरिया से उनका फिर आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ है? सप्त सिंधु क्षेत्र। कहाँ है? सप्त सिंधु क्षेत्र। मध्य भारत नहीं, मध्य प्रदेश जैसे जो क्षेत्र है वो बिल्कुल ही नहीं होगा, उत्तर भारत भी नहीं होगा, संपूर्ण भारत भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो सप्त सिंधु क्षेत्र में उनका आरंभिक निवास होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद की नदी सूत्र में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? तो आप क्या कहेंगे कि भाई, देखते ही आप कहेंगे कि भाई गंगा नदी तो काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर सरस्वती नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या दृश्यवती नदी। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय जो एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्यों का जो निवास स्थान रहा है, आरंभिक निवास स्थान, वह सप्त सिंधु प्रदेश रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता का भी मैक्सिमम क्षेत्र उधर ही दिखता है। तो आपका क्या हो जाएगा? नदी सूत्र में वर्णित नदियों में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का होगा? क्योंकि इस नदी का महत्व काफी ज्यादा था और उधर ही ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान भी था। तो सबसे ज्यादा जो वर्णन है इसका सिंधु नदी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धोखे से भी गंगा नदी को या यमुना नदी को या सरस्वती नदी को आप लोग टिक नहीं मार देंगे। अब प्रश्न है वेद त्रयी। हम लोग जानते हैं कि वेद कितने हैं, तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, लेकिन इसमें वेद त्रयी कितने हैं? त्रय यानी क्या? त्रयी यानी 3।
ठीक है। त्रिदेव, त्रिदेव, त्रि मतलब 3। तो वेद त्रयी में किसको रखते हैं? तो जो आरंभिक वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ये तो बिल्कुल आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 की बातें की गई है, 3 की बातें की गई है। तो इसमें आपका यह जो होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद बाद की रचना है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद त्रयी में कौन कौन है? ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। फिर सामवेद क्या है? सामवेद में हम संगीत की वहां पर उत्पत्ति दिखती है, संगीत से संबंधित है। सौ से साम, सौ से संगीत। अब वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? इस प्रकार के प्रश्न कई बार बारंबार अलग अलग एग्जाम में आया है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वह महाभारत में नहीं मिलता है। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में भी नहीं है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बातें भी नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण है ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, और 10वां मंडल हम लोग जानते हैं क्या है? पुरुष सूक्त हो, तो उसको पुरुष को पुरुष बोलते हैं वहां पर। ठीक है, जो हमारा वैदिक संस्कृत होता था उसमें मूर्धन्य श को ख बोलते थे। तो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और उसी में है वर्ण व्यवस्था की बातें कही गई है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुन्य राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायता। यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाहु से राजपूत क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जंघे से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े हम लोग। दशराग युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? तो वह अनु से नहीं था, ध्रुव से भी नहीं था, सीवी से भी नहीं था। किससे था? तो भरत कुल का था, और इसी भरत कुल के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, इंडिया जो चीजें हैं वह बाहर के लोगों के द्वारा कहा गया वर्ड है। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण उसको सिंधु से वह इंडिया बन गया। ठीक है, लेकिन हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है भारत है, और इसी नाम पर हमारा देश का भी नाम भारत पड़ा है। 4 वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 वर्णों का उल्लेख देखिए आ गया। ठीक है, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, और 10वें मंडल में है। ठीक है, पुरुष सूक्त में चीजें हैं। क्या श्लोक है हमने बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो निश्चित रूप से सामवेद में नहीं होगा, यजुर्वेद में भी नहीं होगा। उपनिषद हम लोग जानते हैं क्या है, दर्शन आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है, तो उसमें भी चीजें नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं जिसमें मंत्र वगैरह है, मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति है पूरी की पूरी ऋग्वेद, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, याद रहेगा। प्रसिद्ध दशहरा युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग किस नदी के तट पर हुआ था? वहां पर था कि किस कुल का था, कुल की चर्चा हुई है। यहाँ पर किस नदी के किनारे है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि इस पर आपको डाउट हो सकता है। दोनों नदी उस एरिया में ही है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी के किनारे बैटल ऑफ 10 किंग यह युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे प्रश्न। अब वैदिक समाज में नियोग शब्द से क्या तात्पर्य था? नियोग क्या था वैदिक समाज में? ठीक है, नियोग क्या था? क्या कुछ अनुमान लग रहा है आप लोगों को? नियोग। चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर से संभोग, किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन। नहीं, ये नहीं है। किसी सम्मानित परिवार की महिला द्वारा कुंवारी रहने की शपथ। नहीं, ये भी नियोग नहीं है। पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा
प्रतीकात्मक सत्य होना नहीं, ये चीजें भी नहीं है, सत्य की जैसी चीजें उस समय नहीं थी। तो नियोग जो है, नियोग चीजें हैं, यह निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु जो देवर से संभोग पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो यही नियोग कहलाता था। ठीक है, याद रहेगा नियोग शब्द। अब है कि किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख मिलता है। आश्रम 4 होता है, हम लोग जानते हैं। आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम होता है। ये आश्रम कौन सा आश्रम, ये कौन सा आश्रम होता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। 4 आश्रम है। तो इसकी सर्वप्रथम चर्चा चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जो मिलता है, यह मुंडकोपनिषद में नहीं है, मांडुक्योपनिषद में भी नहीं है, प्रश्नोपनिषद में भी नहीं है, ज्वालोपनिषद, यह आपका उत्तर हो जाएगा। ज्वालोपनिषद में एक साथ चारों आश्रमों की चर्चा की गई है। किस उपनिषद में क्या है थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चारों आश्रमों की एक साथ चर्चा ज्वालोपनिषद में है। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि हमारा सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला हम लोग देखते हैं सप्त स्वरों का उल्लेख किस वेद में हुआ है। बहुत ही आसान है, चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। 100 से साम और 100 से संगीत। पूरा का पूरा साम वेद क्या है? संगीत को समर्पित है, संगीत आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले गए 16 महाजनपद। अब देखिए महाजनपद में हम लोग आ गए। ठीक है, वैदिक पीरियड से सिंधु घाटी सभ्यता हमारा हो गया, हमारा अब आर्य वैदिक पीरियड हो गया हमारा। अब हम महाजनपद काल में आते हैं, मगध साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, हर्यक वंश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न इस पर बनता है। बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख क्या मनुस्मृति में मिलता है पहले, या मांडूक्य उपनिषद में है, या अंगुत्तर निकाय में है? इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना होगा कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, थोड़ी सी कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम बुद्ध के क्या थे? बुद्ध के एक शिष्य थे? नहीं। एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे? नहीं। एक शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए राजपाट त्याग दिया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बुद्ध के गुरु थे। जब बुद्ध घर से त्याग करने के बाद, घर से जब उनका महानिष्क्रमण हुआ था, ठीक है, तो वैशाली से होते हुए आगे की ओर बढ़े थे और वहीं पर आलार कलाम जो एक बहुत ही सांख्य दर्शन के जानकार थे, तो उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया था, उनसे उन्होंने शिक्षा लिया था। और है सूची मिलाना है बौद्ध संगति और स्थल, काफी इंपॉर्टेंट है। तेजी से हम लोग देख जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से 4 क्वेश्चंस को आप लोग जान जाते हैं, और 4 क्वेश्चन यानी 4 दूना 8 फैक्ट्स की जानकारी आपको मिल जाती है। तो प्रथम बौद्ध संगति, अच्छा क्या मिलान करना है? प्रथम 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, क्योंकि बुद्ध की जस्ट मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला संगति हुआ है अजातशत्रु के टाइम में। फिर तृतीय यहाँ पर देखेंगे 100 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर अशोक के टाइम में हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में, और जो चतुर्थ था और प्रथम शताब्दी में कुषाण के काल में हुआ था। तो अच्छा स्थल करना है, तो प्रथम हम लोग जानते हैं कि प्रथम अजातशत्रु था, और उसमें गृहब्रज जो राजगीर है वह सत्ता का केंद्र था, तो राजगीर आपका ये आंसर हो जाएगा। और जो द्वितीय हुआ था, द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में, जो काला शोक का टाइम था वहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। और तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। अच्छा, अच्छी बात है कि सारा क्या है बिल्कुल ही सामने ही है आपके क्वेश्चन में, तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। देखिए आंसर है बिल्कुल ये आपका 1 2 3 4, बिल्कुल सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ये भी बौद्ध संगति से ही है, बौद्ध संगति है और एक तरफ अध्यक्ष है। तो प्रथम जो बौद्ध संगति थे उसके जो अध्यक्ष थे हम लोग जानते हैं महाकश्यप हैं। द्वितीय संगति के कौन है? शाकमीर है। और तृतीय के मोगाली पुत्र तिष्य हैं। चतुर्थ संगति के वसुमित्र अश्वघोष हैं।
इसमें वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ भी आपका सीक्वेंस बिल्कुल ही आमने सामने मिलता है, बिल्कुल ही मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 कोई है? हाँ 1 2 3 4 ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई डाउट नहीं। इसके लिए सूत्र मैं बता चुका हूं कि कैसे किस सूत्र के आधार पर आप याद रखेंगे। जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष स्यादवाद। जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष है स्यादवाद। स्यादवाद क्या था? तो स्यादवाद इसमें है कि स्याद अस्ति स्याद नास्ति, इस प्रकार की 7 ऑप्शंस एक स्थिति बनती है, तो जिसको सत्यभंगी न्याय भी कहते हैं। ठीक है, तो स्यादवाद जैसा कि हम जानते हैं जैन धर्म का एक सैद्धांतिक पहलू है। अच्छा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? अच्छा, तो मैं तो बता ही दिया, ये स्यादवाद है। ठीक है, जैन धर्म में 7 स्थिति बनती है जिसको स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय कहते हैं। द्वैतवाद नहीं है। ठीक है, द्वैत या अद्वैत की चर्चा हम लोग दर्शन में, खासकर अद्वैत दर्शन के संदर्भ में करते हैं। निर्माण भी नहीं है। ठीक है, ये स्यादवाद है, जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। महाबहिष्क्रमण का अर्थ क्या है? चर्चा हो चुकी है, जब बुद्ध घर से निकल गए थे, बुद्ध का घर से निकलने की जो घटना है, फेनोमेना है, वह फेनोमेना, उस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? महाबहिष्क्रमण। निष्क्रमण यानी निकलना है। तो महावीर स्वामी नहीं होगा, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, ये है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले ले तेजी से, बिल्कुल ही बुलेट के एक्सप्रेस में, बुलेट ट्रेन के एक्सप्रेस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका हो सके। मैं डेप्थ में जा भी नहीं रहा हूँ। निम्न से कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप से संबद्ध नहीं थे? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन थे? क्या था? सारनाथ था, क्योंकि पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक, मृगदाव में दिया था जो कि बनारस के पास है। और उरुविला क्या है? उरुविला जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और राजगीर में भी लंबे समय तक वो रहे हैं, क्योंकि आसपास का एरिया है। ठीक है, सांची जो था, सांची में अशोक ने वहां पर बहुत ही अच्छा स्तूप बनवाया था और काफी अच्छा स्तूप है, लेकिन वह डायरेक्ट बुद्ध के से संबंधित नहीं है। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सांची। ठीक है, सुमेलित करना है सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। काफी मजेदार है, तीनों पिटक, तीन पिटक है। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या है? 3 पिटक है, 3 पिटक। तो तीनों पिटक में क्या है, तब आपको मैच करा लेंगे। तो सुत पिटक क्या है? सूत्र है बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को संकलित किया गया है इसमें। ठीक है, सुत पिटक में। जबकि विनय पिटक में आचार से संबंधित, आचार व्यवहार से संबंधित चीजें हैं कि क्या मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध संघों में किस प्रकार डिसिप्लिन आ जाएगा, शासन अनुशासन की बातें की गई है। ठीक है, और अभिधम यानी ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? धम से संबंधित, और अभि। ठीक है, अभि यानी जैसे अध्यात्म। तो अभी यानी धर्म से संबंधित, दर्शन से संबंधित। तो दर्शन से संबंधित, धर्म और दर्शन से संबंधित चीजें अभिधम पिटक में है। अब चलिए मैच कराते हैं हम लोग। सुत पिटक का बुद्ध का उपदेश बिल्कुल सही है। विनय पिटक का संघ संहिता, और अभिधम पिटक का ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये पहला अभिधम पिटक दार्शनिक विवेचन है। ठीक है, तो आपका आंसर इसी ढंग से यहाँ पर हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए एक दूसरा हम लोग मैचिंग कराते हैं। इन सारे प्रश्नों की खासियत यह है कि एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग 4 फैक्ट्स को जान जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश है और स्थापना करने वाले शासक हैं। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का तो हर्यक वंश का चंद्रगुप्त, महापद्मनंद किस वंश का होगा? नंद वंश का होगा। शिशुनाग वंश का ए हो जाएगा, नंद वंश का ए हो जाएगा, और आपका हर्यक वंश का बिंबिसार हो जाएगा, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त हो जाएगा। डन, कोई क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त कहाँ उपलब्ध है। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट है, जैसे हमने देखा कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है, उसी ढंग से जैन तीर्थंकरों की जीवन वृत्त की चर्चा भगवती सूत्र में है। ठीक है, भगवती सूत्र में है।
और निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। उपरोक्त में से कौन कौन से सुदर्शन झील से संबद्ध हैं? सुदर्शन झील से तो भाई बहुत ही क्लियर है, बिंबिसार नहीं थे, बिंबिसार नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक भी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको निर्माण कराया है और अशोक ने उस चीज़ों को आगे बढ़ाया, और रुद्रदामन में जूनागढ़ अभिलेख में जिसकी चर्चा है उसका पुनरुद्धार करवाया था, उसकी मरम्मत करवाया था। तो ये तीनों है, 2 3 4 जहां भी है 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी से। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक बिंबिसार नहीं था, बिंदुसार भी नहीं था, ठीक है, उदयन था। कौन था? उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अष्टाध्याय की रचना 8 अध्यायों में किसने किया है? तो अष्टाध्याय यानी पाणिनि, पाणिनि सबसे बड़े वैयाकरणिक है, वो व्याकरणों की रचना की है। श्रवण बेलगोला संबंधित कहाँ से है? तो श्रवण बेलगोला याद रखना है कि बौद्ध मत से संबंधित नहीं है, अशोक के धर्म से नहीं है, नागार्जुन से नहीं है, जैन मत से संबंधित है, और वहाँ पर भगवान महावीर की काफी ऊंची प्रतिमा है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो ये याद रखना होगा, 12वां जो शिलालेख है, 12वां शिलालेख उनके धार्मिक सहिष्णुता से सिद्धांत को समर्पित है। तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख, दोनों के नामों का उल्लेख? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक है, तो ऑब्वियसली रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख होगा। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी किया है। उस अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, ये ध्यान रखना है। पाली नहीं है, पाली तो भाषा है, संस्कृत भाषा है, प्रकृति भाषा है। ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख को हम लोग देखते हैं, याद रखना है। लिखित में से कौन सा एक शासक अमित्र घाट यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था? और वह था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अशोक के फादर थे बिंदुसार। तो मौर्य प्रशासन में सीता क्या था? तो सीता था सरकारी भूमि का जो राजस्व होता है उसको सीता कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस गुप्त सम्राट को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है? बहुत ही बीना का शौकीन था समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, बहुत ही प्रतापशाली शासक था। मौर्य शासकों द्वारा सुदर्शन झील पर बनवाए गए बांध की मरम्मत पहली बार रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी। दूसरी बार इसकी मरम्मत करवाने वाला गुप्त शासक कौन था? तो गुप्त शासक भी इससे जुड़ा हुआ है, वह था समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त नहीं था, स्कंदगुप्त। क्या था? स्कंदगुप्त था, ठीक, याद रहेगा, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त नहीं समझेंगे, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। किस गुप्त शासक के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में अभिलेख अस्तित्व में आया है? तो सबसे ज्यादा जो अभिलेख आया है वह कुमारगुप्त। कुमारगुप्त काफी एक प्रभावशाली शासक थे और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया है। लास्ट में बौद्ध धर्म के प्रति मुड़ गए थे और बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो बहुत ही, ये हरिसेन को हम जानते हैं, हरिसेन की इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी मौका मिलेगा तो तेजी से हम लोग धीरे से करेंगे, अभी मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। किस गुप्त सम्राट के बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? अभी मैं चर्चा किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अभिलेख एक लौह स्तंभ पर अंकित किया गया है? तो लौह स्तंभ है हमारा मेहरौली का, जो दिल्ली का मेहरौली का जो स्तंभ है वह लौह स्तंभ है, और उसी के आसपास हमारा कुतुब मीनार भी है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण किस गुप्त काल में अभिलेख में मिलता है? तो वह एरन अभिलेख में मिलता है। किसमें है? एरन अभिलेख में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एरन अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में गलत सम्मिलित कीजिए। बुद्ध चरित अश्वघोष ठीक है, मृच्छकटकम का सुद्रक ठीक है,